नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये शुरुआती के जो 2-3 वाक्य हैं, लगभग मैंने 1.5-2 मिनट का भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ये भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार बर्ताव करने की बात जो कही जाती है, उसके केंद्र में जो विचार है यही है कि हमारे देश में हमारा देश एक हो, हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक हो भारतीयता के आधार पर और जो हमारा ये मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क भारतवर्ष तमाम बिखरावों से, तमाम भेद विभेदों से जो अंदर से अंदर से बहुत कमज़ोर है, उस विकट स्थिति से निपटने के लिए ये जो लगातार ये विनती और ये अभियान, ये प्रयास जो कर रहा है, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और भारतीय अवाम ताकत दल ये अनुभव भी कर रहा है कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न कोनों से अब वो कितने पैमाने पर या कितने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है, यह एक विषय हो सकता है, यह प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज, इसकी प्रतिध्वनि, इसके संकेत जो है वो मिल रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा जो सामाजिक वातावरण है और जो शासकीय वातावरण है वह भी इस देश के, इस भारतवर्ष के अनुकूल नहीं है। उसमें जो शासकीय वातावरण की बात, जब उसके शासकीय वातावरण की बात है या व्यवस्था की वातावरण की बात है, तो पिछले 60-70 सालों से जो शासकीय वातावरण जो GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के हाथों में रहा, तो उस वातावरण का लब्बे-लुबाब यही था कि जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, हमारी या संवैधानिक संस्थाएं हैं, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और भी जैसे चुनाव आयोग है और इसके बाद जो है जो और भी संस्थाएं जो बनाई गई
जैसे सीबीआई और विजिलेंस और या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इत्यादि जो है, इन सभी संस्थाओं को इस जेएनपीसी ने बंधक बनाया, कमोबेश बंधक ही बनाया, और बंधक बना करके अपने मंसूबों को, मंसूबा क्या था उसका, 3 मंसूबा बहुत जो कि इस जेएनपीसी ने अंग्रेजों से सीखा है। पहला मंसूबा कि अपने देशवासियों को जो है, जो अपने देशवासियों को कमजोर से कमजोर स्थिति में रखना। ये जेएनपीसी को मालूम था कि भारत के संविधान के अनुसार ये हमारी जो आवाम है, जो देशवासी हैं, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इस देश की सार्वभौमिक शक्ति या संप्रभु शक्ति, सॉवरेन पावर आवाम में ही है। और यदि ये शक्तिशाली रही और विवेकशील रही तो इस देश विरोधी, भारत विरोधी ये जेएनपीसी की कभी भी दाल नहीं गलेगी। ये उसको मालूम था, मालूम अब अभी भी है कि हमारे इस मुल्क भारतवर्ष की जो सबसे जो समृद्ध ताकत है, जो सॉवरेन पावर है, जो सार्वभौमिक ताकत है, वो आवाम है। और ये जब तक ये ताकतवर रहेगी और विवेकशील रहेगी, विवेकशील मतलब कि उसको यदि ये पहचान रहेगी कि इस मुल्क का दुश्मन कौन है, इस मुल्क का हितैषी कौन है, और यदि ये पहचान रहेगी और ताकतवर भी रहेगी, तो कभी भी इस देश की दुश्मन जेएनपीसी की कभी भी दाल नहीं गल सकती है। ये उसको अच्छी तरह मालूम था। तो इसकी वो साजिश अंग्रेजों वाली साजिश क्या थी कि अंग्रेजी सरकार बिल्कुल ये मान के बैठी थी कि यदि भारत में हुकूमत करना है तो हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना है, ये उसकी मान्यता थी। तो उसी प्रकार ये जेएनपीसी बिल्कुल मान के बैठी थी कि चूंकि भारत का संविधान भी बन गया था, तो जो ये समृद्ध ताकत वाली जो आवाम है, इसको जब तक कमजोर से कमजोर नहीं किया जाएगा और इसकी विवेकशीलता को नहीं छीना जाएगा और उसको इन हालातों में नहीं रखा जाएगा कि ये अपने दिनचर्या में या कुछ अपने स्वार्थी गतिविधियों में इतना लिप्त और इतना वो उसी में उलझ जाए कि जेएनपीसी कितनी खतरनाक खेल इस देश के खिलाफ खेल रही है, उसकी और उसका ध्यान ही न जाए। कुल मिलाकर के वो कमजोर से कमजोर हो और उसकी जो विवेकशीलता है उसको भी छीना जाए। ये साजिश ये करती रही जेएनपीसी, और इसीलिए ने सारी जो लोकतंत्री और संवैधानिक संस्थाओं को इसने बंधक बनाया। और संविधान के बाद, संविधान लागू होने के बाद कुछ संस्थाएं जो बनाई भी गई, जैसे विजिलेंस या विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और सीबीआई इत्यादि को भी बंधक बनाया, और चुनाव आयोग को भी। तो ये एक स्थापित कड़वा सत्य है, और अपनी आवाम को अपने आम आवाम को हमारे साधारण साधारण या जन सामान्य भारतीय भाई बहनों को और हमारे गरीब जो भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन दिया। और जहाँ तक कमजोर करने वाली बात है, संविधान
लगने के बाद भी, संविधान लगने के बाद भी, संविधान लगने के पूर्व जो इस देश में बिखराव था, जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, या सांप्रदायिकता के आधार पर, और भाषा के आधार पर। और देखिए, भाषा के आधार पर तो नेहरू ने पहले ही देश को कमजोर कर दिया। उसने जो है प्रांत जो बनाए हमारे देश में, वो भाषा के आधार पर बने थे। तो इस जो गद्दार नेहरू था, गद्दारी तो उसने किया ही, इस देश को कमजोर करने का पहला जो षड्यंत्र उसने किया कि भाषा के आधार पर प्रांत बनाए। अमेरिका भी आजाद हुआ था, और एक तो जिस ताजपोशी के साथ ये नेहरू और गांधी ने मिल करके इन अंग्रेजों की एक बहुत माने ताजपोशी के साथ जो विदाई की, ये स्थिति अमेरिका में नहीं थी। जॉर्ज वाशिंगटन जो है, जो कि अंतिम दौर में जो वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि भाई तो वो जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज थे, तो उनको जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि आप जाइए और हम अपने अनुसार जो है व्यवस्था लागू करेंगे। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने जो प्रांत बनाए अमेरिका में, तो उन्होंने यानी अमेरिका में जो है वो क्षैतिज रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और फिर जो है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस खींच दिया, और उसी के अनुसार जो प्रशासनिक इकाइयां बन गई, प्रांत बन गए, वो वही प्रांत कहलाए। तो करीब 50-51 प्रांत हैं, और आज भी हैं। और आप देखे होंगे कि जो अमेरिका का जो झंडा है, जो वहाँ का फ्लैग है, तो वही स्टार के रूप में उतने प्रांत आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इस देश का दुश्मन और इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू ने, चूंकि उसके मन में था कि इस देश को कमजोर करना है और देशवासियों को भी कमजोर करना है, तो पहला उसका स्टेप ये रहा। और खैर, भारत की जमीन तो देश के दुश्मनों को देता ही रहा, ये भी उसकी गद्दारी रही है। और खैर ये विषय थोड़ा सा बताया जाएगा तो फिर देश के दुश्मन वही नहीं है, देश के दुश्मन सिर्फ नेहरू ही नहीं है, नेहरू को बचाने वाले भी देश के दुश्मन आज पड़े हुए हैं। आज भी राजनाथ सिंह जैसे लोग जो है, आज भी उस गद्दार नेहरू को बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी थी। तो परिस्थितियां थी वो देश के खिलाफ गद्दारी करने का। तो खैर, तो उसने शुरू कर दिया था नेहरू ने इस देश को कमजोर करने का, भाषा के आधार पर प्रांत बना। और आज जो भाषा के आधार पर प्रांत बने हैं, तो भाषाई कट्टरता के साथ साथ जो भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं, तो प्रांतिक कट्टरता भी जो है इस देश की एकता के लिए बहुत खतरा बन गई। तो ये गद्दार नेहरू को मालूम था, यदि देश को कमजोर करना है, तो जब भाषाई कट्टरता इस देश की एकता के लिए दुश्मन बनेगी, तो उसी के साथ साथ भाषा के आधार पर या भाषागत जो प्रांत बने हैं, तो प्रांतिक कट्टरता भी इस देश की एकता के लिए उतना ही खतरा वो बनेगी, ये मालूम था। इसीलिए उसने भाषा के आधार पर जो है वो प्रांत बना। वरना थोड़ी भी जो देशभक्त किस्म का कोई शासक होता, सरदार पटेल होते या हमारे सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री होते या शासक होते, तो कभी भी भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाते, भाषाई कट्टरता को भी कम करते, और जो है और भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाते। ये चीज़ मैं इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ
कि दक्षिण के राज्य में, खास करके केरल में जब मैं सेवारत था, सर्विस में था, उस समय जो तमिलनाडु में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं और हमारे जो केरल जो हमारे कर्नाटक में रहने वाले भाई बहन हैं, उन दोनों के बीच में कावेरी जल विवाद को लेकर के आपसी इतनी कटुता और इतनी कट्टरता जब देखने को मिलती है, अब उसका वर्णन हम इसमें नहीं करेंगे, उसका वर्णन माने लोग जानते भी हैं और वहाँ के लोग भी जानते हैं। तो जब मैं केरल में था, जब मैं इसकी चर्चा मैं उठाता था भाई कि अरे इतनी कट्टरता, इतनी दुश्मनी, तो चूंकि मैं सेवा में था, उन्होंने साफ कहा कि साहब ये नेहरू के कारण है। तो आज जो देश में भाषाई कट्टरता के साथ साथ जो प्रांतिक कट्टरता है, और प्रांतिक कट्टरता का ही जीता जागता नमूना, दो नमूने बहुत तगड़े हैं। एक तो डीएमके और उसके साथ साथ एआईएडीएमके, और ये पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी, ये प्रांतिक कट्टरता की जीती जागती नमूना है ये। तो उसमें जो मैं सेवारत था केरल में, तो उनका साहब ये जो कट्टरता है, ये जो कट्टरता है, ये जो देश की आंतरिक कमजोरी है, वो सिर्फ नेहरू के कारण है। ये दक्षिण के भारतीय भाई बहनों का एक नजरिया था, और ये नजरिया गलत नहीं था। तो बात चली थी कि इस जीएनपीसी ने सारी संस्थाओं को बंधक भी बनाया और हमारे देशवासियों को, हमारे भारतीय भाई बहनों को कमजोर से कमजोर रखने के, क्यों कि उसको मालूम था कि यदि ये जो संप्रभु जो ताकत है, जो सॉवरेन पावर है, अवाम यदि ये संप्रभु बनी रहेगी, सबसे ताकतवर बनी रहेगी और विवेकशील रहेगी। विवेकशील माने यदि उसके ये समझ में आ जाएगा कि हमारे देश का हितैषी कौन है और देशभक्त कौन है और देश का दुश्मन है, तो इस गद्दार जीएनपीसी की कदाप दाल नहीं गलेगी, उसको मालूम था। इसलिए ये उसकी रणनीति का हिस्सा हो गया कि यहाँ के अवाम को भी और इस देश को भी बांट करके रखना है। तो ये जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन तब भी थी, आज भी है, उसकी मंशा को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए संविधान लगने के पहले जो बिखराव करने वाले जो पहलू थे, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, और उसके आधार पर भाषावाद के साथ साथ जो भाषा के आधार पर जो प्रांत बने थे वो प्रांतीयता है। ये जो है इसके आधार पर या उसकी कट्टरता के आधार पर इस भारतीय समाज को या जिसको कहते हैं कि भारतीय उसको यानी सामाजिक या राजनीतिक या पॉलिटिको सोशल शब्दावली में माने बॉडी पॉलिटिक कहते हैं, बॉडी पॉलिटिक। तो भारतीय बॉडी पॉलिटिक माने जो भारतीय समाज को और देश को इसने कमजोर किया और कमजोर करने की इसकी निरंतर उसके शासन करने की एक नीति बनी रही। और फिर तो अच्छा, और इसके बाद जो है तो और जबकि हमारा संविधान लग चुका था, संविधान लगने के पहले जो भी हमारी पहचान थी, जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और भी आधार, प्रांत या भाषा के आधार पर, उस सारी पहचान को समाप्त करके या उसको मिला करके या उसको एमलगेमेट करके हमारे भारत के संविधान ने एक ही पहचान दी कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। इस संवैधानिक आदेश का यानी इस जीएनपीसी के द्वारा जो है खुले रूप में इसका अनादर किया गया, उल्लंघन किया गया। और कभी भी हमारे देशवासियों को भारतीय के रूप में
न सोचा गया न समझा गया, और इसी जेएनपीसी के द्वारा अल्पसंख्यक, फिर बहुसंख्यक, फिर हिंदू या मुस्लिम, फिर दलित, फिर तो शुरू हो गया। तो ये उसके हमारे देश के खतरनाक उसके मैंने ये उसके हथियार थे हमारे देश को कमजोर करने के। और इसका बिखराव यहाँ तक वो बढ़ता गया कि फिर अपराधी, जो कि अपराधी मदद करते थे चुनाव में इन पार्टियों को, खास करके जेएनपीसी वगैरह को, तो लोगों ने देखा होगा, देश ने देखा होगा, खास करके उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर मैंने जो माफिया पैदा हुई जाति आधार पर। एक और हरिशंकर तिवारी गोरखपुर का, और उसी गोरखपुर का एक वो वीरेंद्र प्रताप शाही या रविंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर तिवारी जो है वो जो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का उसने जत्था बनाया। रविंद्र प्रताप शाही जो है वो ठाकुर कहे जाने वाले लोगों का एक जत्था बनाया, और ये माफिया गुंडागर्दी, और इसके आधार पर जो है सरकारी ठेके भी उसी आतंक के आधार पर ये सब लिया करते थे। एक अशोक पासवान भी एक तरह का वो आतंकी निकला। फिर एक राज बहादुर था इधर का, यानी किसी जिले का। तो ये शुद्धतः जाति आधार पर ये माफिया थे सब। और उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों को, उत्तर प्रदेश के जनमानस को जाति आधार पर इतना इन सबों ने जो उनके मानसिक रूप से इतना प्रदूषित कर दिया था कि बिल्कुल जाति आधार पर ये पहले तो शुरू में ये चुनाव भी वो जितवाते थे। और कहना अतिशोक्त नहीं होगा कि उसमें जो गोरखपुर के महंत थे अवैधनाथ, वो भी इसी जाति आधार पर जो इस तरह से जो माफिया पैदा हुए थे उसको भी संरक्षण भी ये दिया करते थे महंत वो अवैधनाथ। इस तरह के भी मैंने इस तरह की भी वो जो है यथार्थ हैं। इस तरह के भी वो हैं सच्चाइयाँ और यथार्थ हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनमानस में जाति आधार पर जो है वो जो माफियाओं का आतंक, और फिर ये जो है वो राजनीतिक दलों को जो सपोर्ट करते थे, जितवाते थे चुनाव में, वो भी जाति आधार पर। और इसके बाद वो खुद जब उन्होंने देखा कि हम किसी को चुनाव जितवा सकते हैं तो क्यों नहीं हम खुद वो वही बन सकते हैं, तो खुद आने लगे। और फिर इसके बाद जाति आधार पर कि जो है वो ठाकुर कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो जो है रविंद्र प्रताप शाही के कैंडिडेट को जितवाने लगे। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो जो है हरिशंकर तिवारी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने लगे। तो जाति तांडव, यानी अब सोचिए, भारत का संविधान को इन समूहों ने कुचल कर रख दिया। भारत का संविधान कहता है कि नहीं भाई, अब न तो आप ब्राह्मण हैं न तो आप ठाकुर हैं, आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं। वो भावना जो है पूरी जो है वो कुचल दी गई। तो इस प्रकार जो है ये जो यानी जो विवेकशीलता जो है, ये पहचान की इस मुल्क का हितैषी कौन है, दुश्मन कौन है, वो विवेकशीलता पूरी तरह नष्ट कर दी गई। तो ये तो छोटा सा उदाहरण है।
इसी तरह उदाहरण जो है और भी जगहों पर, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद उभरा और वो भी इसी टाइप का। दक्षिण भारत में जो है जो डीएमके वाले वो भी इसी तरह से जो जातिवाद का तांडव किए। और जैसा कि पिछले एपिसोड में भी ये बताया गया था कि डीएमके के जातिवाद का जो तांडव जो तांडव करता है या करती है, उसी से त्रस्त होकर के, उससे दुखी होकर के तमिलनाडु के कई हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन वो तमिलनाडु से बाहर, खास करके कर्नाटक में या मंगलौर में वो बसे हुए। तो ये सब घटनाओं का एक संदर्भ जो भारतीय वाम ताकत इसलिए दे रहा है कि किस तरह से ये जीएनपीसी ने जो है इस देश में जाति कट्टरता और उसके आधार पर मैंने जाति भेद विभेद का, तनाव का, नफरत का तांडव इसके शासनकाल में होता रहा है। और इस जीएनपीसी का जो चरित्र था, इस देश को बेतहाशा लूटना और कुल मिलाकर हमारे देश की जो है भारतीय भाई बहनों की जो है विवेकशीलता को इसने विवेकशीलता को भी बंधक बना लिया। उनको जातीय जो है वो जातीय संवेदनशीलताओं में ये जीएनपीसी प्रायोजित जो साजिश थी, उस साजिश के द्वारा हमारे देश में जो है जात के आधार पर मैंने जो माफिया, आतंक और वोट का समर्थन, और इसके बाद वही राजनेता, इसमें भारत के संविधान के आदर्शों की धज्जियां उड़ी। तो हमारे देश में जो अभिशाप जो है जीएनपीसी, चाहे डीएमके, चाहे ये आपका ये वामपंथी इत्यादि, ऐसे नहीं है। जानबूझ करके, कुल मिलाकर जानबूझ करके हमारे भारतीय भाई बहनों की जो है विवेकशीलता को छीना गया। और एक इसने और भी इसने अपराध किया, सबसे बड़ा क्या इस जीएनपीसी ने, इसने क्या किया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्वों को बहुत बढ़ावा दिया इसने। तो इस जीएनपीसी ने अंग्रेजों से कई गुना इस देश को लूटा, बेतहाशा लूटा। और इसने तो कई गद्दारियां की हैं। तो मोटा मोटी में जो ये मोटा मोटी के रूप में यह बताया जा रहा है। और तो उसने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो कट्टरवादी सोच के हैं, उनको आगे किया। उनको आगे करने से वो और कई चीजें, जैसे कि अब बीच बीच में सब बोलते भी रहे कि इनकी जैसे ये मनमोहन बोलता रहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस तरह से तमाम जो है वो इफ्तार पार्टी और हज पर सब्सिडी, इस तरह की तमाम बातें, और वक्फ बोर्ड का जो तांडव कि वक्फ बोर्ड कहीं पर दावा कर दे तो फिर जमीन उसकी हो जाएगी। तमाम इस तरह की सिर्फ कट्टरवादी सोच को, कट्टरवादी तत्वों को इसने जो आगे बढ़ाया, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में वहाँ के कट्टरवादियों को मौका मिला कि देखिए भाई, ये जो कांग्रेस है यह मुसलमानों की पार्टी है, और जो है यह कोई नाम था देता कि ये तुष्टिकरण
की नीति वो चला रही है। तो फिर एक जो है आरएसएस और आरएसएस से उपजी हुई वो जनसंघ से उपजी हुई बीजेपी इत्यादि में एक जो है एक हीनता, एक मानसिक कुंठा पैदा करने में ये बीजेपी कामयाब हुई कि जीएनपीसी जो है सिर्फ जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों या जिनको आप मुसलमान कहते हैं उसकी हितैषी पार्टी है और उसी को आगे ये बढ़ाती है। जबकि वास्तविकता यह है कि इस जीएनपीसी ने सिर्फ इस्लाम और यही तथ्य समझने की जरूरत है सबको, पूरे देश को, कि इस जीएनपीसी ने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सिर्फ कट्टरवादी तत्वों को बढ़ावा दिया, आगे किया। बाकी पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का कोई भला नहीं किया कि वो ज़्यादा शिक्षित हो जाएं और बेरोजगारी उनकी चली जाए, गरीबी उनकी दूर हो जाए, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई भी पढ़ ले, उसको देख ले, तो यानी कांग्रेस की जो करतूत है, और करतूत किसके प्रति, उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, जिसका इसने सिर्फ कट्टरवादियों को आगे बढ़ा करके, और वो बात भी सही कि कट्टरवादी थोड़ा सा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर हावी भी रहते हैं, और उसी के जरिए जैसे ये इमाम बुखारी दिल्ली वाला, यदि उसको मिला लिया तो और वास्तविकता भी रहती थी कि ये फतवा सब जारी क्या करते थे, तमाम जो है इमाम बुखारी हैं, देवबंद के सब हैं, तो फतवा जारी करके वो वोट जो है वो दिलवाते रहे। इसलिए मोटा मोटी कुल मिला करके जीएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों को ही आगे बढ़ाया, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई भला नहीं किया उसने। और खास करके जो मुख्य पहलू हैं, यानी मतलब कि गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा, इस मामले में बहुत पीछे रखा। और अशिक्षित तो खैर रखा है, इसलिए कि जब तक जब अशिक्षित रहेंगे तभी जो है इनमें वो ज्ञान नहीं आ सकता, वो विवेक नहीं आ सकता, अपनी भलाई का, देश की भलाई का और मुल्क की भलाई का। और वो इस जीएनपीसी के जाल में बिल्कुल आसानी से वो फंसे रहेंगे, और उनका वोट बैंक बन करके जो है उसको सत्ता में बिठाते रहेंगे। तो ये उसकी सोची समझी वो थी। और कुछ नमूने, कुछ उदाहरण ऐसे भी बताए गए हैं कि कभी भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति इस जीएनपीसी का, जिस जीएनपीसी ने जिसके वोट से 60-70 सालों तक मैंने सत्ता का सुख भोगा और सत्ता हथियाई, उसके प्रति कोई आदर भी नहीं था। ये भी सत्य है। उसी के एक कद्दावर नेता के मुख से ये निकला, वो भी निकला, और जो बात उनके मन में बैठी हुई थी, तो उसी जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के एक कद्दावर नेता के मुंह से उनके मन की बात निकली कि ये मुसलमान यदि गटर में पड़े हुए हैं तो गटर में ही पड़े रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये उनके मन की बात है। और किस मुसलमान या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिनके वोट से ये 60-70 सालों तक इसने सत्ता हथियाई और सत्ता का भोग किया। तो कहने का मतलब था कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्वों को आगे किया, लेकिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों का कोई भी मटीरियली बने ठोस रूप में कोई भला नहीं किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कहती है कि ये भारतीय समाज के सबसे गरीब रहे, मोटे सबसे गरीब रहे, सबसे अशिक्षित रहे, सबसे
बेरोजगार रहे, कहीं कहीं तो इनकी दशा अनुसूचित जात कहे जाने वाले, अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले उनसे भी बदतर थी। और उसकी जो प्रतिक्रिया हुई हिंदू सनातन में कि ये जो जेएनपीसी है ये मुसलमानों के हित को साधती है। तो धीरे धीरे वो आग जो है वो बनती गई और आज वही प्रतिक्रिया जो है इस बीजेपी लाख जो है इस देश के खिलाफ दुश्मनी कर रही है, तब भी उसी प्रतिक्रिया का वही प्रतिक्रिया जो है इस रूप में फलीभूत हो रही है कि वह जो है बीजेपी को छोड़ने को तैयार नहीं है, वह हिंदू सनातन की मानसिकता। तो जो नुकसान इसने जेएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई भला न करके इस कट्टरवादी तत्वों को आगे किया और उसी के फतवे इतिहास से वो जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके वो सत्ता का भोग किया। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक हीनता तो आएगी ना, उनके मन में यही आया। तो हिंदू सनातन की मानसिकता में ये बात आई, बारे भाई मेजॉरिटी मैं हूं, अब बराबर जो है इस तरह की ये जो जेएनपीसी या कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के हित की बात करती है, जबकि वो उसने हित नहीं किया, कट्टरवादी तत्वों को ही आगे किया और उस पूरे समाज पूरे तबके को सबसे अशिक्षित सबसे बेरोजगार सबसे जो है गरीब रखा। ये है और मन में कभी भी आदर नहीं रहा। तो इस यथार्थ को हमारे पूरे समाज को जानना चाहिए और धीरे धीरे अपनी इस भ्रम से पूरे देश को जो है वो निकलने की आवश्यकता है। यही बात जो है भारतीय अवामता का दल बार बार इस बात को हमको समझा रहा है। और कुछ और भी नमूने हैं कि ये सब मैंने कुछ और भी इस तरह से वाकयात हैं, घटनाएं हैं जो ये पूरी तरह स्थापित करती हैं कि जेएनपीसी के मन में कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के प्रति कभी सम्मान रहा नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो घिनौना व्यवहार इस जेएनपीसी ने लालू प्रसाद यादव के जरिए करवाया, वो पक्का जो है वो इस बात का प्रमाण है। वो हमारे जो न्यायमूर्ति थे भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, और उनको प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति के साथ साथ उनको भी न्यायमूर्ति मतलब कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला साहब को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वसम्मत से भारत का उपराष्ट्रपति बनवाया। और यह भी अपने आप में पहली और आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सर्वसम्मत से बनवाए इन्होंने। किसने? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। तो वो जो न्यायमूर्ति थे हमारे जो कि उपराष्ट्रपति हुए इस देश के, और उनमें और जो न्यायमूर्ति के विषय में कई खूबियां थी, उस खूबियों को यह जेएनपीसी देशवासियों के सामने जो है परिचय नहीं करवाया, क्योंकि समान नहीं था। मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनके सामने प्रियपर्स का जब मामला आया था, खैर इसको विस्तार से हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
प्रिफरेंस का जब मामला आया था और पहली बार एक राष्ट्रपति भी पेश हुआ था जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे, या जो बेंच थी हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अध्यक्षता वाली, तो उस बेंच के आगे ये पेश भी हुए थे राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी। तब भी उसने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि और बीबी गिरी ने वो असंवैधानिक काम किया था कि जो विधेयक जो है, जो बिल जो है एक मत से गिर गया था इसमें राज्यसभा में, तभी इन्होंने राष्ट्रपति की हैसियत से उस पर दस्तखत कर दिया था। यही जो संवैधानिक अपराध जो उनसे हुआ था, इसी पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने एक टिप्पणी की थी, बहुत तल्ख टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से, कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे जो जिसको चाहे उसको नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है, उसके आदर्शों से बंधा हुआ है। और इस तरह की तल्ख टिप्पणी के बाद राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, उसका इतना समूह रह गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान और कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने में, हमेशा स्थापित करने में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का माने जो है वो इतना बड़ा योगदान है उनका। दूसरा योगदान, वो अकेले यानी पूरी माने न्यायपालिका के पूरी जो है सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में वो अकेले और आखिरी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिनको इस देश के राष्ट्रपति पद संभालने का मौका मिला था, वो भी शायद 50 दिन के आसपास। तो कई खूबियां थी। इस खूबी को ये जेएनपीसी जो है कम से कम जो है प्रसारित कर सकती थी। एक जो है एकता का वातावरण आता, सौहार्द का वातावरण आता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति कभी भी जेएनपीसी का आदर नहीं रहा है, सिर्फ वोट बटोरने का बल। एपीजे अब्दुल कलाम को अपमानित किया। और फिर आगे देखिए, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इनको उपराष्ट्रपति बनवा दिया और इसके बाद जो है जनता पार्टी की सरकार जो 1980 में गिर गई और फिर दोबारा से ये इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, इसने माने सार्वजनिक रूप से, जबकि वो बैठे थे बगल में उपराष्ट्रपति हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, वो सार्वजनिक रूप से कह रही है कि ये हमारे उपराष्ट्रपति थोड़ी हैं, ये तो विपक्षियों के उपराष्ट्रपति हैं। ऐसा बोल करके ये मैंने बिल्कुल सामने ही सरेआम अपमानित किया हमारे उपराष्ट्रपति हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज जो ये जानबूझकर जो अधीर रंजन चौधरी जो है जानबूझ करके जब बोला कि एक बार बोला उसने राष्ट्रपति और 3 बार उसने बोला राष्ट्रपति बोल करके हमारे राष्ट्रपति का अपमान किया, तो ये पहली बार नहीं है। वो इंदिरा गांधी ने हमारे देश के उपराष्ट्रपति हमारे देश के उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का भी अपमान किया था कि ये हमारे या देश के उपराष्ट्रपति नहीं है, यह विपक्षियों के उपराष्ट्रपति। तो शायद ये बीजेपी को इतिहास मालूम नहीं है, और इतिहास मालूम भी होगा तो एक नाटक है वो विरोध करने का। यदि जेएनपीसी को का चिट्ठा खोलना है तो इतिहास से खोलिए ना बीजेपी वालों।
कि इसकी परिपाटी रही, इसकी परंपरा रही है, इसकी आदत रही है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक हस्तियों का हमेशा ये अपमान करती रही है। इसने उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब का भी सरेआम खुलेआम इसने अपमान किया था। और उसमें मैंने छोटे मोटे नेता नहीं, स्वयं उस इंदिरा गांधी ने। और ये बातें इसलिए बताई जा रहे हैं कि ये हमेशा से, ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति कभी भी सम्मान नहीं रहा, कभी भी इज्जत देने के पक्ष में नहीं रहे। और ये एक वक्तव्य तो अभी बताया गया कि कदावर नेता कह रहा है कि ये मुसलमान यदि गटर में पड़े रहें तो पड़े ही रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। यह भी यथार्थ जो है हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और मैं समझता हूँ अभी भी कुछ हिस्सा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इस जीएनपीसी से चिपका हुआ है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन माने कि ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये टीएमसी हो, उसी जीएनपीसी का ही एक हिस्सा है। इसलिए ये हमेशा ये चिपकते भी रहते हैं। ये जग जाहिर है। तो कुछ जो है इस जीएनपीसी से चिपकते हैं, तो कुछ समाजवादियों से चिपकते हैं, तो कुछ टीएमसी से चिपकते हैं। तो जरा वो आंखें खोलें और उनसे और इस जीएनपीसी से या समाजवादी पार्टी से या टीएमसी से वो नाता तोड़ें। और तो और देश जानता होगा कि 1947 जब भारत का विभाजन हुआ और इसे गद्दार नेहरू के लाख कोशिश के बावजूद वो जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, इसका विलय भारत में अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका था। तो इस गद्दार नेहरू के लाख कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर को यदि वो पाकिस्तान को सौंप नहीं पाया, और जब पाकिस्तान इस बात को देखा तो उस जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए उसने, पाकिस्तान ने कबीलियों के भेष में सेना भेजी। और तो फिर वो सेना भेजी और भारतीय सेना जो है को कम से कम 1.25 साल लग गए थे। माने कि मैं समझता हूँ कि 18 सितंबर 1947 से लेकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक, तो लगभग 1.25 साल उसको लगे। माने कश्मीर के कोने कोने में चुप कबीलियों के भेष में या शादी वर्दी में आए थे वो सैनिक, तो वो लगते भी नहीं थे, तो उनको खदेड़ने में जो वो 1.25 साल लगे। हालांकि ये भी एक सच्चाई है उसके साथ साथ कि यदि हमारी भारतीय सेना को थोड़ा सा माने 1-8 हफ्ते और 15 दिन या 1-8 महीने और मिल गया होता, तो ये पूरे कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर से हमारी फौज जो है वो पाकिस्तानी सेना को या पाकिस्तानी सेना जो कबीलियों के भेष में थी उसको भगा दी होती, अब पूरा का पूरा कश्मीर वो भारत का ही रहता। लेकिन फिर यही गद्दार नेहरू ने हमारी जीतती हुई फौज के ऊपर एक तरफा युद्ध विराम थोपा इसने, और एक तरफ और अपनी ही जीतती, देखिए अपने ही देश का प्रधानमंत्री ये गद्दार नेहरू अपनी जीतती हुई फौज पर एक तरफा युद्ध विराम वो थोपता है, और थोप करके जो है हमारी फौज के द्वारा पूरे कश्मीर को जीतने से रोक देता है, जिससे कारण जो है वो कश्मीर का कुछ हिस्सा जो कि पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके के रूप में जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में वो चला जाता है। और वो जो पीओके कश्मीर समस्या का आज भी सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। तो इस गद्दार नेहरू ने इतना ही नहीं किया, उस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, जो पाकिस्तानी सेना कबीलियों के भेष में आई थी जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे।
तो ब्रिगेडियर उस्मान जो शहीद हो गए थे, उसको इस गद्दार नेहरू ने कोई पदक नहीं दिलवाया, कोई सम्मान नहीं दिया। वही देखिए, यानी 65 की लड़ाई में शास्त्री जी ने अब्दुल हमीद को जो अपनी भारतीय सेना का, अपनी भारतीय फौज का सबसे बड़ा सम्मान दे करके अब्दुल हमीद के शौर्य और पराक्रम से पूरा परिचय करवाया अपने देश को। और वीर अब्दुल हमीद की वीरता और शौर्य गाथा को जो है पूरे देश में वो फैलवाया। तो ये होता है वो सम्मान देने का तरीका। वही ब्रिगेडियर उस्मान बेचारे शहीद हो गए, इसको कोई सम्मान नहीं दिया इस गद्दार नेहरू ने। जरा कल्पना करिए इस बात को कि यदि सन 65 में ये गद्दार नेहरू जिंदा रहता तो फिर तो जैसे इस गद्दार नेहरू ने चीन से भारत को हरवाया, भारत की ही जमीन दुश्मन चीन को दे दिया, भारत इस पाकिस्तान से, ये गद्दार नेहरू पाकिस्तान से भी भारत को हरवाता और वो भारत की जमीन पाकिस्तान को दे देता, और उससे भी बड़ा नुकसान करता। वो किसी भी अब्दुल हमीद वगैरह को जो है वो सम्मान नहीं दिलाता। वो जब उसने ब्रिगेडियर उस्मान को कोई सम्मान नहीं दिलाया तो वो किसी भी अब्दुल हमीद को भी जो है वो सम्मान नहीं दिलाता। ये गद्दार नेहरू वो तो कहिए कि वो सन 64 में ही चला गया, और एक साल बाद जब ये भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और शास्त्री जी ने अब्दुल हमीद की वीरता और शौर्य को आगे करके उनकी वीरता और शौर्य का परिचय करवाया पूरे देश से, और देश में एक एकता का, यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने एक एकता को मजबूत करने का ये काम किया। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कुछ चमचे होंगे उसके, लेकिन कभी भी वो जो है कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति कभी न सम्मान रहा, न कोई भलाई किया, कट्टरवादी तत्वों को आगे किया। उसी को ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी कहते हैं कि इसने तुच्छीकरण किया, और मनमोहन बोलता रहा कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इस टाइप से। और करता क्या रहा, हज में सब्सिडी और जो है इफ्तार पार्टी, वो कब्रिस्तान बना देना, हज हाउस बना देना, और इसी टाइप का। लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई माली हालत में कोई सुधार करना, ये बिल्कुल नहीं, और न कोई सम्मान था। तो अभी जो बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको पूरा भारत पूजता है और पूरा भारत उनकी पूजा करता है, बड़े आदर से बड़ी वो श्रद्धा से, उसको इसने जेएनपीसी ने अपमानित करवाया बड़े अपमानजनक ढंग से लालू प्रसाद यादव के द्वारा। नंबर 1, हमारे इतने काबिल और चमकते हुए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को, जब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, उसका अपमान किया इस गद्दार इंदिरा गांधी ने सरेआम। ब्रिगेडियर उस्मान जो कि शहीद हो गए थे पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए, जो है 1947-48 के आसपास, उसको एक सम्मान नहीं दिया। और यदि वो जिंदा रहता 65 में, तो ये भारत को फिर हरवाता, भारत की जमीन भी देता पाकिस्तान को, और वो किसी अब्दुल हमीद वगैरह को
ये गद्दार नेहरू जो है कोई सम्मान नहीं वो देता हो। तो ये जेएनपीसी कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कभी भी ये सम्मान की नज़र से देखी नहीं। बस ये देखी कि यदि इनके कुछ कट्टरवादियों मौलवी मुल्ला या इमाम वगैरह को हम अपने पक्ष में कर लेंगे तो उनके फतवों के द्वारा जो है पूरा वोट हम लेते रहेंगे, ये साजिश थी। लेकिन पूरे तबके की कोई भी उनकी माली हालत हो, चाहे उनकी गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे उनकी अशिक्षा को, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए इस संबंध में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी जो कि तुष्टिकरण की बात क्या करते हैं, वो बिल्कुल एक मिथ्या है। और फिर इसके बाद कल समाचार मिला है कि कोई गुरमीत सिंह करके थे, वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, वो शायद बयान दिए हैं शायद कहीं किसी न्यायालय में कि कैसे उनके ऊपर जो दबाव पड़ा समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था शायद 2007 के आसपास, उसमें अजमत अली करके पाकिस्तानी आतंकवादी वो पकड़ा जाता है। अजमत अली पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जाता है और फिर उसने कबूल भी किया कि वो बगैर वीजा वगैरह के वो भारत में आया, भारत के कई जगहों पर गया और वहाँ भी जो है आतंकवादी घटना को अंजाम देने के ही इरादे से वो आया और उसी ने समझौता एक्सप्रेस में वो विस्फोट या ब्लास्ट करवा, ये उसने कबूल लिया था। फिर इसके बाद सोनिया गांधी के इशारे पर जो है पुलिस विभाग पर दबाव डाला गया कि इस आतंकवादी को जो इस पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ा जाए। और फिर इन सबों ने एक हिंदू आतंकवाद की कहानी को रचने के लिए एक साजिश की गई। तो पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकवादी अजमत अली को छोड़ करके हिंदू आतंकवाद की एक थियरी को रचने के लिए, और उस थियरी को रचने में जो किरदार थे इस देश के गद्दार और किरदार, वो सुशील शिंदे या सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और ये गद्दार किस्म का जो है ये वो दिग्विजय सिंह, ये तीन थे। तो हिंदू आतंकवाद और उसके तहत जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो कि पकड़ा गया, जो कबूला था कि हमने ही जो है वो विस्फोट कराया था, हमने ही जो है वो उसमें ब्लास्ट किया था, उसको इस गद्दार जेएनपीसी ने गद्दार सोनिया गांधी ने छुड़वा करके जो है असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, इसको फंसाया एक जो है हिंदू आतंकवाद की थियरी को खड़ा करने के लिए। तो देश ये पहचाने कि ये कितनी किस हद तक ये गद्दार है जेएनपीसी, जो असल आतंकवादी है। तो जो कहा जाता है ना कि भाई पाकिस्तानी आतंकवादी, इसके शासनकाल में, इसके कार्यकाल में पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भेजता रहा और पूरे देश में हर चाहे अजमेर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वाराणसी हो, हर जगह जो है यहाँ तक हाईकोर्टों में जो है आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं होती रही। और ये देश के सामने सब ये जेएनपीसी वाले झूठ बोलते रहे कि हम माने जो वो आतंकवादी भेजते थे, आतंकवादियों से हत्या करवाते थे, आतंकवादियों से विस्फोट हत्या करवाते, और ये बोलते थे कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। बस यही बहाना। क्यों बात कर रहे हैं? कि पाकिस्तान भी एक पावरफुल और न्यूक्लियर स्टेट, ये बोलते रहे सब। और अब तो साबित हो गया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को
बचाने के लिए अपने देश के ही लोगों को कोई एक गद्दार जेएनपीसी फंसा रही थी। हमारे देश के लोग जरा समझें कि कोई इससे भी बढ़कर के देश का दुश्मन होगा कि दुश्मन पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने के लिए खुद अपने देश के लोगों को फंसाना। तो हमारे सभी जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं अभी भी जो जेएनपीसी के मुंह में पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं? राजस्थान में पड़े हुए हैं, हरियाणा के कुछ कौशिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन पड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में पड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पड़े हुए हैं और जो है महाराष्ट्र में पड़े हुए हैं, कुछ झारखंड में भी पड़े हुए हैं, केरल में पड़े हुए हैं, कुछ तमिलनाडु में पड़े हुए हैं। इस यथार्थ को समझें कि इससे बढ़ करके आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली ये जेएनपीसी से बढ़कर के कोई गद्दार है नहीं इस देश में। इसको वोट देना, इसका समर्थन देना, इसकी सभाओं में शामिल होना देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। ये हमारे मुल्क के लोग समझ जाएं। लेकिन सवाल ये भी आएगा, देश ने अब तक देखा है और आगे भी देखेगा, ये मोदी महोदय फिर इस गद्दार सोनिया गांधी को बचाएंगे। इतने खुलासे के बाद कि इस सोनिया गांधी ने पाकिस्तानी आतंकवादी को बचाने के लिए अपने ही देश को फंसाया, ये जानने के बाद भी मोदी महोदय फिर इस गद्दार सोनिया गांधी को बचाएंगे। जबकि देशभक्ति का तकाजा ये है मोदी महोदय कि इस सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, जैसा कि पहले भी इसी यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कई बार अनुरोध किया गया था और बार ये इस बात पर बल भी दिया गया था कि इन तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और साइको टेस्ट, चूंकि ये तीनों टेस्ट जरूरी है, इसी से पता चलता है या चलेगा कि इन तीनों के मन में देश के खिलाफ क्या साजिशें, क्या मंसूबे पल रहे हैं, ये देश को जानना जरूरी है। तो वो तीनों टेस्ट करा करके इन तीनों को पैक करके इटली भेजा जाए। इटली भेजे मोदी महोदय, ये बराबर कहा जा रहा है। अब इतने पर भी जो कि ये नए खुलासे हैं कि जो कि दुश्मन पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने के लिए इस देश के लोगों को फंसाने का जो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह या गद्दारी की गई है इससे सोनिया गांधी के द्वारा, उसके अपने यूपीए के शासनकाल में, इतने पर भी ये मोदी महोदय और बीजेपी के लोग इस सोनिया गांधी या जेएनपीसी को इस देश का गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। इसको फिर से कहा जा रहा है कि यूपीए शासनकाल में इस सोनिया गांधी के इशारे पर दुश्मन पाकिस्तान के आतंकवादी को जो कि कबूल कर चुका था कि उसने ही समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट कराया था, कबूल कर चुका था। तो कबूलनामा के बाद भी दुश्मन पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने ही देश के लोगों को फंसाना और एक झूठा जो है रचना हिंदू आतंकवाद के लिए। तो अब भी ये सवाल है बीजेपी वालों से, मोदी महोदय से, कि अब भी इस सोनिया गांधी को इस देश का गद्दार या राहुल गांधी को इस देश का गद्दार मानते हैं नहीं मानते हैं। ये सवाल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इस बीजेपी वालों से, मोदी महोदय से जरूर पूछे, क्या अब भी सोनिया गांधी को इस देश का गद्दार ये सब मानते कि नहीं मानते। और बात इतनी ही नहीं कि और इसी संबंध में जब वो इसे दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि भाई अब तो यह आ रहा है कि भाई कि आप लोगों ने
एक झूठा जो है वो हिंदू आतंकवाद का आपने शुरू किया था। मैंने बताया ना, ये तीन ही थे उसमें, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और ये दिग्विजय सिंह, ये तीनों थे उसमें। ये मुख्य उसके जो है हिंदू आतंकवाद थियरी के ये तीन वो किरदार हैं। तो इसे गद्दार इससे दिग्विजय से पत्रकारों ने जब पूछा तो अब वो पलट के कह रहा है कि भाई हमने हिंदू आतंकवाद नहीं बोला था, संघ आतंकवाद की बात करें। फिर वो पलट गया। और संघ की तो जो संघ माने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या आरएसएस की कथा ही विचित्र है। कथा इसलिए विचित्र है कि वो सारे आरोप जो है इन जेएनपीसी वालों का वो ले लेगी, फिर जेएनपीसी को बचाएगी। ये उसकी कथा से तो देश और दुखी है। इतनी बड़ी गद्दार जेएनपीसी को फिर आरएसएस बचाएगी कैसे? उसके सभी, चाहे दिग्विजय बोले या कोई बोले, राहुल बोले, सोनिया बोले, वो सारे आरोपों को जो है ये आरएसएस जो है वो जो है स्वीकारेगी और फिर इसी जेएनपीसी को चाहे राहुल हो चाहे सोनिया हो उसको बचाएगी ये आरएसएस। तो आरएसएस से तो बहुत बड़ा कष्ट है। जिस जेएनपीसी को पूरा देश देख रहा है कि कितनी बड़ी गद्दार है, कितनी बड़ी दुश्मन है और कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, उस जेएनपीसी को बचाने वाली यही आरएसएस है। और यही तथ्य जो है कम से कम हमारे भारतीय भाई बहन जान लें। और ये भारतीय अवाम ताकत दल ने तो यहाँ तक मैंने इस तथ्य को खोजा है कि यह आरएसएस सिर्फ मैंने जेएनपीसी की रक्षा ही नहीं करती है, वो इस तरह से रक्षा करती है कि वो इस जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्सपा है ये आरएसएस जो है। और कैट्सपा या बिल्ली का पंजा के संबंध में बताया गया था कि ये जो है बिल्ली का पंजा, ये कैट्सपा एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका रूपांतर हिंदी में बिल्ली का पंजा कहते हैं। और ये उसके लिए है कि वो ताकत या वो तत्व जो किसी दूसरे जो कि दूसरे के लिए वो काम करे जो कि किसी और के बूते और बस करना हो। वाकई में जेएनपीसी को किस तरह से बचाती है आरएसएस, यह देश देख रहा है। देश ने देखा है ना। और कब से? देश विभाजन के समय। देश विभाजन ये देश पूरा अब जान रहा है कि देश विभाजन कराने में यही दुष्ट था गद्दार जवाहरलाल नेहरू सत्ता हथियाने के लिए देश को बांटा। लेकिन फिर भी नेहरू को ये आरएसएस जो है वो जिम्मेदार नहीं मानता। यही नेहरू जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के जेल में शेख अब्दुल्ला के द्वारा मरवाया और आज तक जो है आरएसएस ने इसकी मांग तक नहीं की। बीजेपी अपने संस्थापक या जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या होती है जम्मू कश्मीर के जेल में। वो भी मैंने जो है वो नेहरू ने जो हत्या करवाई उनकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शेख अब्दुल्ला के जरिए इस बीजेपी को मोदी महोदय के 8 साल हो गए। अपने संस्थापक के हत्या की अब तक जो है न तो सब मांग करते हैं न तो इसकी जांच की कोई बात करते हैं। किस कदर ये मैंने आरएसएस के इशारे पर किस तरह से ये मैंने जेएनपीसी और जेएनपीसी की गद्दारियों को ढकते हुए बचाते हुए ये देखने वाली बात। और फिर जब इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या होती है तो 1948 में जब इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या होती है
और उस हत्या में इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट हाथ है। अच्छा, और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू गांधी को क्यों मरवाना चाहता था? जाहिर सी बात है कि जेएनपीसी एक शातिर अपराधियों का गैंग है और अपराधियों का चरित्र जो है किसी फिल्म वगैरह में आप सभी देखते होंगे कि कोई मान लीजिए उस अपराधियों का कोई सरगना है और उस अपराधी के गैंग में या उस गिरोह में कोई ऐसा कोई उसका सदस्य है। उस सदस्य की सहायता की मदद से वो अपराधियों का जो सरगना है कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लेता है। वो मकसद हासिल करते ही यानी जिस सीढ़ी मतलब जो उस अपराधियों के गिरोह का जो सदस्य है उसको सीढ़ी बना करके जो मकसद को हासिल करता है, मकसद हासिल करते ही तुरंत उस सीढ़ी को उस अपराधियों के गैंग के सदस्य को रास्ते से हटाने वो तुरंत जो है उसको हटाना चाहता है या तुरंत उसको मरवाना चाहता है। इसलिए कि वो जानता है कि इतना शातिर किस्म का है ये सदस्य जो है, कभी भी उसके लिए भी खतरा बन सकता है और कभी भी ये मुंह भी खोल सकता है। ठीक यही चीज कि किस तरह से ये मोहनदास करमचंद गांधी ने साजिश करके देश के प्रधानमंत्री का पद जो है इसको दिलवाया नेहरू को, और वो साजिश करके देश को बांटा। 25 से 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई, 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े। किस नेहरू के पक्ष में? जिस नेहरू के पक्ष में उस समय एक भी कांग्रेसी नहीं था। जरा इस तथ्य को समझिए। और हमारे देश के अधिकांश लोग भी पक्ष में नहीं थे। उस अभिशाप और गद्दार नेहरू को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा या उसको सत्ता दिलाई। और देश बांटने का क्या उसने साजिश किया। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है कभी भी इस तरह से मुंह खोल सकता है कि भाई हमने इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या नहीं किया इत्यादि। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी कभी भी मुंह खोल सकता है। ये बराबर खतरा बना हुआ था उस गद्दार नेहरू के लिए। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी को अपने रास्ते से हटाना जो है वो गद्दार नेहरू के लिए बहुत आवश्यक हो गया था, बहुत अनिवार्य हो गया था। इसीलिए जब मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के पहले और कई आक्रमण उसके ऊपर हो चुके थे, तो देश ये कैसे विश्वास करेगा कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू था, और नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में और जो नेहरू हमेशा इस मोहनदास करमचंद गांधी को बापू 24 घंटा जो है वो चैट करता था, और उसी के ऊपर आक्रमण भी हो रहे हैं। और नेहरू जो है देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा वो शासक, और इस नेहरू ने उस मोहनदास करमचंद गांधी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। तो जाहिर सी बात है। तो इस तरह की जांच नहीं हुई, और उस गांधी को इसे नाथूराम गोडसे ने तो सिर्फ 3 ही गोली मारी थी, लेकिन उनको पता चला कि उनको जो है 4 गोली लगी थी। तो निश्चित रूप से इसमें इसका मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में इसे जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। अब उस गद्दार नेहरू को बचाने के लिए किस तरह से आरएसएस आता है साधारण ढंग से, फिर उसने गोडसे को भेज दिया।
और गोडसे के दिमाग में यही ठूस करके भेजा कि तुमको बस इसी की रट लगानी है कि हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा। और इसको और पुख्ता करने के लिए, इसको और उचित ठहराने के लिए उसने एक किताब भी लिख डाली कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो ये बताने का किस कदर ये आरएसएस हमेशा जेएनपीसी और जेएनपीसी के जितने भी मैंने जेएनपीसी में जितने भी गद्दार थे, नेहरू से लेकर गद्दार इंदिरा, गद्दार राजीव गांधी और ये सब जो है सोनिया, राहुल, प्रियंका को किस तरह से ये आरएसएस बचाती है, इसका एक इतिहास है। और उसी के इशारे पर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे ये मोदी महोदय हो, इस जेएनपीसी की हमेशा वो रक्षा करते रहते हैं, बचाते रहते हैं। तो इस विषय में हमारे अब भारतीय भाई बहन भी और उनकी भी प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही हैं कि वे कह रहे हैं कि हमने इस बीजेपी को, इस मोदी महोदय को सत्ता में इसलिए लाए कि यह जेएनपीसी से इस देश को निजात दिलाएंगे, हमारी आवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, मैंने ये कथन है भारतीय भाई बहनों का। तो वो कह रहे हैं भारतीय भाई बहन कि बिल्कुल अब स्पष्ट हो रहा है कि इस देश को जेएनपीसी से निजात दिलाने के बजाय मोदी जी इन्हीं खतरनाक ताकतों जेएनपीसी को अब उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, उसके सारे पापों को ढक रहे हैं। वो पाप चाहे गद्दारी का हो, चाहे पाप जो है देश को लूटने का हो, और तो घुटने भी टेक रहे हैं। तो उसी संदर्भ में भारतीय ताकत दल ये स्पष्ट कर रहा है कि ये देश देखेगा, ये फिर मोदी महोदय इस गद्दार सोनिया गांधी को बचाएंगे। देखिएगा, जो मोदी महोदय सीए पर कितनी बड़ी हिंसा हुई, सभी देश जान रहा है कि सीए जो है वो नागरिकता देने के लिए था, नागरिकता वो सीए जो है नागरिकता देने के लिए था, नागरिकता लेने के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन इन कांग्रेस वालों ने क्या क्या दिमाग में ठूस दिया, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में, कि यह आपकी नागरिकता छीन लेगा, आपको पाकिस्तान भगा देगा, आपको डिटेंशन कैंप में रख देगा। और इसने देखिए, इसने सरेआम जो है यानी रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मैंने हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़ करने के लिए सीधे उसने उकसाया, भड़काया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो। ये सरेआम बोली थी, ये गद्दार सोनिया गांधी बोली थी वहाँ से रामलीला मैदान से कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों से बाहर निकलो, घरों में बैठने वाले जो है बैठने वाले कार्य कहलाते हैं, घरों से बाहर निकल कर सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और इस तरह से वो कह रही थी कि आंदोलन के बहाने तोड़फोड़ करो, हिंसा फैलाओ, आगजनी फैलाओ, देश में अस्थिरता फैलाओ। सर ये जो है वो भड़का रही थी। मोदी महोदय ने सिर्फ वो ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह को लटका करके साफ बचा लिया, सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी और प्रियंका गांधी को भी। और किस तरीके से ये बचाते हैं, वह भी कितने सातिराना और देश विरोधी तरीकों से, उसको भी देखिए। ये नवाब मलिक को लटकाएंगे शरद पवार को बचाने के लिए। ये पार्थ चटर्जी या उसके साथ जो अर्पिता मुखर्जी को लटकाएंगे यानी ममता बनर्जी को बचाने के लिए। ये सिसोदिया को फंसाएंगे केजरीवाल को बचाने के लिए। और कार्तिक चिदम्बरम को फंसाएंगे
पी चिदम्बरम और सोनिया और राहुल प्रियंका को उनको बचाने के लिए। और इस तरह से ये इनका सातिराना व्यवहार है मोदी जी का इन सबों को बचाने के लिए। कोई कहता होगा कि अरे भाई देखिए इन्होंने ईडी भेज दिया, वो उनको राहुल की पूछताछ हुई। क्या धोखा दिया है, क्या विश्वासघात किया है मोदी जी ने देशवासियों के साथ, इस देश के साथ। अरे इन दोनों के नाम पर 2 से लाख करोड़ की लूट का काला धन है विदेशी बैंकों में। और मैं समझता हूं कि इसी के आसपास या इसका कुछ गुना जो है भारत में भी काला धन है, यानी इन दोनों गद्दारों का, सोनिया गांधी का भी और राहुल गांधी का भी। तो 2 से लाख करोड़ या और भी ज्यादा का काला धन को ढकने के लिए ये जो साजिश कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ जो है वो नेशनल हेराल्ड के महज 2000 करोड़ की हेराफेरी के संबंध में। और ईडी ने क्या किया? ईडी जो है, ईडी के सामने तो ये सब बोले भी नहीं। देखिए कुछ ये लंबा हो रहा है। ईडी के सामने तो ये सब बोले भी नहीं। न राहुल बोला, न सोनिया ने बोला। और इस माहौल को और ढकने के लिए अब इन सबों का नाटक चल रहा है। कांग्रेसियों का सत्याग्रह प्लान रहेगा। किसका सत्याग्रह? उस गद्दार और अभिशाप जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का। लेकिन इसी में पूरा भारतीय जनमानस को ये पूरा फंसाए हुए मोदी जी भी और ये कांग्रेसी मिलकर के। तो कहने का मतलब कि ये फिर ये मोदी जी ये प्रकरण तो है ना, देखिएगा मोदी जी फिर इस गद्दार सोनिया गांधी को बचाएंगे। यही मोदी जी का अपने देश के प्रति या उसके खिलाफ, अपने देशवासियों के खिलाफ विश्वासघात है। इसलिए हमारे भारतीय भाई बहनों, भारतीयता को जगाइए, इस वीडियो को बढ़ाइए, जन जन तक इसको पहुंचवाइए और इसकी चर्चा करिए। ईवीएम मशीन पर सारी ताकतों को नस्ल में नाबूद करना। कल हम बताएंगे कि जब ये नस्ल में नाबूद की बात आती है तो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो ये बीजेपी के सिपा सालार बोलते हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है और यूट्यूब वाले सर जो है वो पूरा लोकतंत्र को खाना चाहते हैं। कितना झूठ, कितना माने इनका प्रदूषित दिमाग है ये बीजेपी के लोगों का। यह देखने को जरूरत है। इनका सबसे बड़ा अपराध है देश को दुश्मनों जिनका खात्मा करना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए हम सबको ये पाल रहे हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।